वीएचपी को पता था कि आम आदमी उसके इस आंदोलन से जुड़ने नहीं जा रहा है और सरकार को भी पता था कि जब आम आदमी इस आंदोलन से जुड़ेगा ही नहीं तो नुकसान किस बात का। लेकिन उसके बावजूद ये सारा नाटक किया गया, शायद इसलिए कि दोनों ही अपनी अपनी सियासत चमकाना चाहते थे। अयोध्या में छोटे मोटे आंदोलन जैसा वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी का ये नजारा बता रहा है कि राम राज्य की परिक्रमा से जुड़ी तमाम बातों पर आम आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पर वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल की गिरफ्तारी का ड्रामा। सुबह 9:45 पर अशोक सिंघल स्वामी राम भद्राचार्य के साथ एयरपोर्ट पर उतरे। 5 घंटे वीआईपी लाउंज में जमे रहे। स्टेट प्लेन का इंतजाम कर यूपी सरकार उन्हें दिल्ली वापस भेजने का नाटक करती रही और अशोक सिंघल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। एयरपोर्ट के बाहर बमुश्किल 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सिंघल और भद्राचार्य को गिरफ्तार कर चुपचाप नवाबगंज के पक्षी विहार गेस्ट हाउस में टिका दिया गया। याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बस हो गया समूचे नाटक का पटाक्षेप। कांग्रेस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सारा देश जानता है एक ही संगठन के दो हिस्से हैं। हमें तो लगता है कहीं ये जो है मैच फिक्सिंग तो नहीं है। मेरा ख्याल से ये बीजेपी के साथ जो मिला हुआ एक जो गिरोह है और पूरी तरह बीजेपी उसमें सक्रिय है। कांग्रेस ने भले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग की बात की हो, भले ही खुद का कोई लेना देना न बता रही हो, लेकिन सच ये भी है कि वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल को दिल्ली से लखनऊ आने दिया गया। न तो केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले मुलायम सिंह ने कांग्रेस से मांग की कि अशोक सिंघल को दिल्ली में रोक लिया जाए, न ही कांग्रेस ने इस मुद्दे में हाथ डाला। शायद वीएचपी को भी मालूम था कि लोग न जुड़ रहे हैं न जुट रहे हैं, इसलिए कम से कम नारेबाजी के बीच गिरफ्तारी जरूर हो जाए और इसका मौका भी समाजवादी पार्टी ने खूब दिया। वो आडंबर है भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद का, उसे सब लोग अच्छी तरह समझ गए। धार्मिक तौर पर इस रस्म को नहीं होना था, न इस महीने में न इस मौके पर। बीजेपी अफवाहबाजों का बड़ा भारी संगठन है और ये लगातार अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। जो मुद्दे जनता के हित में नहीं हैं उनको उछालते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। खुद वीएचपी समझ गई है कि परिक्रमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लिहाजा अब उसने इसे हिंदुओं के अधिकारों का दमन बताना शुरू कर दिया है। साधुओं के बाल पकड़ करके उनको खींचा जा रहा है, जगह जगह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक अशोक सिंघल जी, जिनकी आयु 88 वर्ष है, उनको जबरदस्ती एयरपोर्ट पर रोक के रखना यह दमन है हिंदू समाज की। सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने 35 कंपनियां लगाई हुई हैं और राम भक्तों से लड़ाई लड़ सकेंगे कभी वो? बस्ती, बहराइच, गोंडा, कानपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, उन्नाव, लखनऊ आदि जिलों से करीब 500 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। दिन रविवार की छुट्टी का था, लेकिन किसी भी शहर में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। जो सबूत है इस बात का कि आम आदमी को इस परिक्रमा से कोई लेना देना ही नहीं था और लोग भी इतने नहीं जुट पाए कि कानून व्यवस्था के लिए भारी पड़ते, लिहाजा गिरफ्तारियों को ज्यादा तवज्जो दी गई। वीएचपी पूरे मन से गिरफ्तारी देती दिखाई दी और सरकार ने पूरे मन से गिरफ्तारियां कराई और परिक्रमा के नाम पर पूरे मन से की गई राजनीति। परिंदा दूर, बहुत दूर से पर मारता रहा और सयाद बंद कमरों में सियासत खेलता रहा। पहले से तय स्क्रिप्ट और साथ मिलकर लिखा गया स्क्रीन प्ले, लेकिन सियासत के बॉक्स ऑफिस पर नतीजा 0। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। हाँ, तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से सारा कुछ तमाशा हुआ उसको लेकर सवाल खड़े होंगे। इन सवालों का जवाब लेने के लिए हम चलेंगे सीधे अपने सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी के पास, जो लखनऊ में मौजूद हैं। मनोज, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं या फिर जो नजरबंद किए गए हैं, उनको लेकर सरकार क्या कह रही है? आगे सरकार की क्या रणनीति है इस गिरफ्तारी को लेकर? फिलहाल अशोक सिंघल जो वीएचपी के और इस पूरे परिक्रमा के आंदोलन के जो प्रमुख हैं और वीएचपी के प्रमुख हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनको 14 दिन के डिटेंशन पर कानपुर की तरफ जाते वक्त एक नवाबगंज इलाका पड़ता है, वहां बर्ड सेंचुरी है,
उसमें रोक के रखा गया और 14 दिन तक उनके इंतजाम किए गए। अगर वो नहीं रुकना चाहते तो उनको दिल्ली वापस लौटना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वीएचपी प्रमुख की ड्रामेबाजी, जो गिरफ्तारी की ड्रामेबाजी एयरपोर्ट के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक ये पूरी ड्रामेबाजी चली। वास्तव में बात तो सिर्फ ये थी कि कार्यकर्ता ही नहीं जुट पा रहे थे, साधु संतों की बात पर, धर्म के नाम पर ये पूरा आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन वो जुट ही नहीं पा रहे थे। लिहाजा बचता क्या था? सिर्फ गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी को इतना पोज ऑफ किया गया, खुद मौका दिया सरकार ने गिरफ्तारियों को पोज ऑफ करने के लिए। और यही वजह थी कि एक चाहता था कि हिंदुओं की बात की डिमांड उठे और उसको वो सेलेक्ट करे, और दूसरा चाहता था कि उसको रिजेक्ट करे, ताकि वो दिखा सके कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा है। और कुल मिला के पूरे दिन यही सियासत होती रही, जिस सियासत से आम आदमी को कोई मतलब नहीं था। जो मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे वो गिरफ्तार हुए, नेता नजरबंद है, और आगे अगर ये धरना प्रदर्शन या कुछ भी होता है तो कार्रवाई कड़ी होगी। बहुत शुक्रिया मनोज। बहुत ही अहम बात मनोज बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ उसको लेकर यही लगता है कि मैच फिक्स था। सरकार भी चाहती थी कि ये सब कुछ शांति से निपट जाए, और वीएचपी को लगता था कि इसके बहाने उसे शायद कुछ थोड़ा और एक बड़ा मुद्दा मिल जाए अपने को खड़ा करने के लिए। लेकिन सबसे जो अहम बात है, हम बढ़ेंगे अगली खबर के लिए, कि अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं उनके लिए जो वीएचपी की 84 कोसी की परिक्रमा का हश्र रहा है, जो नतीजा रहा है, वो सबसे बड़ा सबक है। क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में खुद अयोध्या के जो लोग थे वो इसमें शामिल नहीं हुए। ये जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर अयोध्या के लोग ऊब चुके हैं, और उनका ये मानना है कि अब राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या के नाम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिसके चलते जो अयोध्या के लोग हैं उनको परेशानी उठाना पड़े। नब्बे के दशक में राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे वीएचपी नेताओं को इस बार खुद अयोध्या से ही सबसे बड़ा झटका लगा है। परिक्रमा को लेकर वीएचपी के ऐलान से अयोध्या ने खुद को पूरी तरह अलग रखा। ना तो यहाँ के आम साधु संत इस यात्रा में शामिल हुए, ना ही आम लोग। वीएचपी भले ही राम मंदिर का सहारा लेकर इस यात्रा का हो हल्ला मचाती रही, पर अयोध्या पूरी तरह खामोश नजर आई। रविवार को यहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा, सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बल वाले ही नजर आए। अयोध्या के लोग यात्रा की वजह से फैले तनाव और पुलिस बंदोबस्त की वजह से उन्हें हो रही दिक्कतों से खासे परेशान और नाराज भी नजर आए। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत दिक्कत हुई। रोडवेज की बसें नहीं चली, टेम्पू नहीं चले, लोगों को आने जाने की बहुत परेशानी हुई। लोग दहशत में थे, और जिसकी वजह से लोग अपने अपने जो घरों में कैद होकर रह गए थे। घोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था और बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। आना जाना हो रहा था, लेकिन एक अज्ञात सा डर मन में बसा हुआ था कि कहीं कोई बवाल जैसा है, कोई घटना न हो। अयोध्या के लोग अब अमन चैन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब यहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा न हो। बाहरी लोग आकर इस शहर में तनाव न फैलाएं। तनाव के चलते अयोध्या में कभी कर्फ्यू न लगे। लोग ये समझ चुके हैं कि नेता यहाँ मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। 90 के दशक में जो नफरत और खून खराबा यहाँ के लोगों ने देखा, उसे अब दोबारा होता हुआ यहाँ के लोग नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि सियासी गोटियों में अब उनकी तकदीर फेंटी जाए। लिहाजा उन्हें फिक्र है अपने कारोबार की, अपने परिवार की। कोई सेलिंग नहीं हुई है, हम लोगों को सामान बहुत दिक्कतें हुई है, पूरी मार्केट बंद थी और रिक्शे तक नहीं हम लोगों को मिल रहे थे सामान लेके आने के लिए। खुद वीएचपी और बीएचपी के नेता अयोध्या की इस बदलती सूरत को महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि राम मंदिर के बड़े पैरोकार और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार इस परिक्रमा में हिस्सा लेने तक नहीं पहुंचे, तब जबकि कटियार खुद भी अयोध्या से गहरा ताल्लुक रखते हैं। 90 के दशक में अपनी तरफ भीड़ खींचने वाली वीएचपी को उस शहर ने सबसे ज्यादा निराश किया होगा जहां से एक वक्त वीएचपी की नींव सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी। वीएचपी को यह शायद अयोध्या का जवाब था। 90 के दशक में भारी बवाल और दहशत झेल चुकी अयोध्या नगरी इस बार पूरी तरह खामोश और शांत नजर आई। वो अयोध्या जिसकी पहचान बन चुका है मंदिर और मस्जिद का फसाद। लेकिन एक चीज इस बार यहाँ के लोगों के दिल में दिखी, और वो ये कि हर सियासी लिटमस टेस्ट के लिए बार बार अयोध्या का ही इस्तेमाल क्यों। मनीष पालीवाल और पंकज टंडन के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। ये वो हकीकत है जिसे आज मैंने खुद महसूस किया अयोध्या में रह के। मैंने चप्पे चप्पे पर जब लोगों से बात की, यहाँ के लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की, तो ये सच सामने निकल कर आया कि लोग ऊब चुके हैं। वो नहीं चाहते कि राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर किसी तरह का विवाद खड़ा किया जाए, और अब अयोध्या के लोगों को चैन से जीने दिया जाए, विकास को मुद्दा बनाया जाए।
बहरहाल अगर हम बात करें 1990 के दशक की और अब बात करें आज की तो हालात बहुत बदल चुके हैं। 90 के दशक में यही वीएचपी थी जिसकी एक आवाज पर लोग उठ खड़े होते थे और उसको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था। और उस वक्त बाबरी विध्वंस की बात अगर करें तो हमें याद आती है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा की, जिनकी आंख के सामने ये पूरी घटना हुई थी। मृत्युंजय कुमार झा उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे और न सिर्फ रिपोर्ट की उन्होंने, बल्कि बाबरी विध्वंस का जो केस चला उसमें अहम गवाह के तौर पर उनकी पेशी भी हुई, उसमें वो पेश हुए, उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। 90 से लेके अब 2013 में क्या कुछ माहौल बदल चुका है, क्या अब हकीकत सामने आ रही है, वीएचपी को आखिर इस तरह के हालातों का सामना आज की तारीख में क्यों करना पड़ा। वो वीएचपी जो 1990 में ललकारती थी तो लोग उसकी आवाज पर बाहर निकलते थे, सड़कों पर उतरते थे, उस वीएचपी को आज आम आदमी के समर्थन के लिए मोहताज होना पड़ा। इसके लिए हमारे जो सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा हैं वो इसको किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए 89 में शिलान्यास हुआ था, 1990 में कार सेवा के लिए आह्वान किया गया था। उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। उस वक्त एक फिजिकल प्रेजेंस था बाबरी मस्जिद का, जिसको हटाने के लिए हर तरफ से मांग हो रही थी। दूसरी बात, बीजेपी का जो मैं कहूंगा उनका जो पूरा उद्देश्य था राम जन्मभूमि का, जिस तरह से 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अपनी यात्रा सोमनाथ से शुरू की थी और अयोध्या में 30 अक्टूबर को वो यात्रा जो थी कल्मिनेट होने वाली थी, उस चीज को लेकर काफी ज्यादा मेरे अंदाज से लोगों का जुड़ाव भी हो चुका था। राम जन्मभूमि के साथ लोगों का जुड़ा हुआ था। 1990 के बाद जिस तरह से गोलियां वहां चली थी, उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा रोष भी था और राम जन्मभूमि को लेकर काफी ज्यादा था। उसकी एक वजह यह थी कि बाबरी मस्जिद का वहां फिजिकल प्रेजेंस था। लेकिन 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद वहां पर नहीं रही, उसको डिमोलिश कर दिया गया, मेरे अंदाज से लोगों को लगा कि अब ये जिसके बारे में सब कुछ कहा जा रहा था, जब वही नहीं रहा तो उसके बाद उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता और धीरे धीरे लोग वहां से हटते गए, कटते गए। दो चीजें थी, बीजेपी को जो इमीडिएट गेन था 1990 में जिस तरह से गोलीबारी हुई थी कार सेवा के दौरान अयोध्या में, बीजेपी को जो अगले साल जो चुनाव हुए थे बीजेपी को काफी गेन मिला था और उसके सब्सिक्वेंटली जो भी लोकसभा के चुनाव भी हुए थे वहां भी बीजेपी को धीरे धीरे फायदा वहां पर नजर आने लगा था। लेकिन बाद में लोगों का, मुझे लगा, जो मेरा अपना मानना है कि लोगों का जो एक तरह से राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरीके से उन्माद या आक्रोश के साथ जो लोग जुड़ते थे वो काफी घटता चला गया है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला हाईकोर्ट से जब फैसला आया उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में है और एक तरीके से अब कोर्ट पर ये छोड़ दिया गया है। ये थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी एमके झा का अपना नजरिया, ये थी उनकी अपनी बात। बहुत ही अहम बात बता रहे हैं कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। 90 के दशक से लेकर 2013 में अब काफी कुछ बदलाव आ चुका है अयोध्या में और उत्तर प्रदेश की सियासत में। ये थी हमारी अयोध्या से खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी संदीप चौधरी के पास। शुक्रिया शालब। खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अभी एक विराम लेते हैं, 25 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक, फिर खबरें।